हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम कल यानी कि 20 फरवरी के दिन आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, और उस पेपर में यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको नज़रअंदाज मत करना। नज़रअंदाज करिएगा तो बहुत भारी पड़ सकता है। 5 से 7 मिनट का वीडियो पूरा देख लो और अच्छे से जो क्वेश्चन आपको याद है उसको रिविज़न कर लो, जो नहीं याद है उसको याद करो। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। आप लोग एक ही चीज़ याद किए हो कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ। ये तो सबको पता है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूछा है उनकी मृत्यु कब हुआ था। तो क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप ध्यान से देखो। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था, वो भी दिल्ली में हुआ था। ठीक है, स्थान का नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है, तो दूसरा का करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर भीमराव अम्बेडकर होगा इसका भी आंसर, क्योंकि द कास्ट इन इंडिया के लेखक भी वही है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन का। अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, तो दूसरा का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 20 के दांत। 20 के दांत जो पार्ट है ना, वो आपके नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। किसकी है? नलिन बिलोचन शर्मा जी की है, 20 के दांत। ठीक है, याद रखना, आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना है, हिंदी का जो आपका पेपर है उसमें आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है बाय द वे, तो जो क्वेश्चन याद है वही आप उसमें आंसर बना कर लिख दीजिए। आप पूरे पेज को एकदम ब्लू पेन से एकदम पूरा भर दीजिएगा, पूरा पेज फुल भरिएगा, तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, हर क्वेश्चन को टच करिएगा ताकि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा नंबर मिले। अगर आप किसी क्वेश्चन को याद नहीं किए और उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो फ़ायदा क्या है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप गलती से उसको टच करके लिख भी देते हैं तो 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा, तो ज़रूर लिखना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। 20 के दांत पाठ के पात्र हैं, 20 के दांत ही पाठ के पात्र हैं। ठीक है, सेन साहब बहादुर सेन साहब हो गया, मदन हो गया, कासू हो गया, ये सब से मतलब कि 20 के दांत पाठ के ही पात्र है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की भारत से हम क्या सीखें, किस साहित्यिक विद्या की है। भारत से हम क्या सीखें एक प्रकार का भाषण है, और यह भाषण मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। मैक्स मुलर द्वारा लिखित पाठ भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है, और मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, सब लोग याद रखना। अगला देखो अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है। कौन सी भाषा जो हर भाषाओं में एकदम अग्रजा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सी नंबर में जो संस्कृत दिया, संस्कृत तो हमारी प्राचीनतम भाषा है, तो इसको क्यों हम बोल सकते हैं, आंसर होगा सी नंबर संस्कृत जो सभी भाषाओं में अग्रजा है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किताब के बीचों बीच का यह क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। तो देख लो, एक छोटी लड़की थी, एक छोटी सी बेटी ने लेखक से पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि लेखक से एक छोटी लड़की ने ही पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना, एक छोटी से लड़की यानी कि छोटी से बेटी ने पूछी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइए, नाखून मनुष्य का क्या है। तो मैंने आपको कई सारे वीडियो में ही बताए हैं कि नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, क्योंकि पुराने ज़माने में मनुष्य के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, बल्कि पूरा अस्त्र शस्त्र नाखून पर ही डिपेंड था। यानी कि नाखून उनका अस्त्र था, शस्त्र था, नाखून से ही शिकार करते थे, हर काम अपने नाखून के मदद से ही करते थे। लेकिन आज के ज़माने में देखो, हर कोई नाखून को अपने से दूर मिटाना चाहते हैं कि नाखून को बार बार काटते रहता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि नाखून को मनुष्य बार बार क्यों काटता है। ये मैं आपको सब्जेक्टिव बता भी चुका हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाओ हमारे चैनल में घुस जाओ और जाकर देखो प्लेलिस्ट के अनुसार, या फिर आपको वीडियो पड़ा हुआ मिलेगा, आप वीडियो को ओपन करके देख लेना, क्योंकि वो सब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बताया ना वो पूरा इंपॉर्टेंट बताएं। ठीक है, सबका सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी में से फंसेगा। और आपको मैं आवेदन पत्र भी बता दिया हूँ जो हिंदी में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि के नाम से नहीं जानते हैं, देवनागरी लिपि ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया जो सिक्का था वो किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में। इसका आंसर नागरी नहीं होगा, नागरी नहीं होगा, ब्राह्मी लिपि होगा जी। आंसर होगा ए नंबर ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसका आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन से आपका 11 नंबर, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? आपको पता है ना, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से? नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर जी। 12 नंबर प्रश्न कहता है ना कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो आप सब लोग कितना पर टिक लगाइएगा? टिक लगाइएगा 11 रुपये खो गए थे, और उसी 11 रुपये का इल्ज़ाम बहादुर के ऊपर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन एकदम पूछेगा, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? अधम होता है, अधम। ऑप्शन में सी पर टिक लगाइएगा, अधम। ठीक है, सी पर टिक लगाइएगा आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जी, अगला क्वेश्चन, इसमें जो भी हम आपको बताएंगे 14 नंबर प्रश्न में, उसको अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, रटना नहीं है। सुन तो लो, कम से कम आपके दिमाग में तो चलता रहेगा कि सर क्या बताए थे, वही क्वेश्चन पूछा है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो मैं तो इसका आंसर बता दूंगा, 27 साल की उम्र में मिला था उनके, यानी कि 27 वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। लेकिन अगर पूछ दे इनकी मृत्यु किस वर्ष में हो गई थी, और देखो ये मृत्यु दो तरह से पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि इनकी मृत्यु किस सन में हुआ था, कब हुआ था, तो आप बता दीजिएगा 1992 ईस्वी में हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि इनका मृत्यु किस वर्ष में हो गया तो 54 वर्ष के उम्र में इनका मृत्यु हो गया था। और जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। अब 1938 में 54 जोड़ दो, 1992 मिल जाएगा। तो ये दोनों याद रखना। अगर आप ऑप्शन में अगर सन के हिसाब से दे तो 1992 में टिक लगाना, वर्ष के हिसाब से दे तो 54 वर्ष पर टिक लगाना, और आप उसके बाद से 1938 में इनका जन्म हुआ था। तो अगर एक याद रहता कि 1938 में इनका जन्म हुआ था और 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, तो आराम से इसमें 54 जोड़ दीजिएगा ना, तो 1992 मिल जाएगा। ठीक है, माहौल के हिसाब से देख लेना कौन क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अभिमन्यु में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? अभिमन्यु में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? तो क्या बता सकते हैं कि अभिमन्यु में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी थी? तो 15 का आंसर आप लोग क्या याद रखिएगा? अभिमन्यु में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? 35 लिखी थी ना, कितना होगा? हाँ 35 होगा, आंसर याद रखना 35 होगा, आंसर होगा सी नंबर 35, सब लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से 16 नंबर कि मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा आपका सी नंबर, मछली एक सामाजिक कहानी है। मछली पाठ जो है वो कहानी है जो मछली विनोद कुमार शुक्ला द्वारा लिखित है, लेकिन मछली एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का क्या नाम था? तो मामा जी का नाम था सादिक हुसैन। ठीक है, क्या नाम था जी? सादिक हुसैन। देखिए सी नंबर में दिया सादिक हुसैन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति जो है वो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। आंसर होगा डी नंबर वाला। ठीक है, मानवता, विविधता या फिर एकता का नहीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। ठीक है, डी नंबर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर कि गुरु नानक का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये वाला कलर अच्छा रहेगा ना, हाँ ये वाला सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक जी के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? यानी गुरु नानक जी के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? यानी गुरु नानक जी का कहना है कि अगर किसी मनुष्य का जन्म हुआ है और वो राम नाम का नाम नहीं लेता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो राम नाम का नाम लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में। अगर आपने एक जीवन प्राप्त किया है तो उसमें आपको राम नाम का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका यही का नाम है, आंसर होगा डी नंबर। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु नानक जी जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। आंसर होगा ए नंबर, वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। किस धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति रस खान की नहीं है? इसमें से कौन सी? देखो प्रेम वाटिका ही रस खान की है, सुजान रस खान के नाम से ये भी है, प्रेम फुलवारी ये भी है, और अष्टयाम नहीं है। आप लोग एक तरफ से दिमाग लगाओ, रस खान जो है वो कृष्ण और राधे
पर संबंधित इन्होंने प्रेम लीला के बारे में बताया है। तो प्रेम फुलवारी कृष्ण लीला से संबंधित है, प्रेम वाटिका ये भी उसी से संबंधित है, और सुजान रसखान ये तो उनके नाम से ही है तो पक्का ये भी होगा। और अष्टयाम नहीं है क्योंकि उनके नाम से ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका करेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ आंसर आपका, आंसर आपका ये वाला होगा, ये आपका सी नंबर वाला होगा अष्टयाम, ठीक है। क्या होगा, सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब लोग याद करना, सी नंबर वाला होगा अष्टयाम, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन से 22 नंबर प्रश्न कह दिया कि घनानंद किस काल के कवि है। जो घनानंद जी है वो किस काल के कवि हैं, तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये रीति काल के कवि है। घनानंद जी रीति काल के कवि है, बी नंबर वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति सुदो स्नेह कुमारग शीर्षक सभया किसकी रचना है। अति सुदो स्नेह कुमारग शीर्षक सभया किसकी रचना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर सी को देखिए, घनानंद दिया है तो घनानंद पर टिक लगा देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेमधन किस युग के कवि है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमधन किस युग के कवि है, तो हमारे प्रेमधन जी है वो भरतेंदु युग के कवि है। भरतेंदु युग देखो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही में दे दिया है तो ए नंबर पर टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है, तो मैंने बोला था ना ग्राम्या, जिसको गांव बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो गांव दे दिया है, कहीं कहीं ग्राम्या भी देता है, तो ग्राम्या का मतलब ही होता है गांव, तो उसको अच्छे से याद रखना, ग्राम्या का मतलब ही होता है गांव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर प्रश्न कहता है ना कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो आप लोग याद रखना ए नंबर वाला, और ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना होगा जी, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ठीक है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ठीक है, सब लोग याद रखना। जबकि अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो यहाँ पर आपका 27 का फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलन यामिनी। मिलन यामिनी यह उनकी कृति नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। बाबर है, हेरी, आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, ये सब अज्ञेय की कृति। अब अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है जी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देख लो ऑप्शन नंबर ये देखो अज्ञेय नाम लिखा गया है ना, इसको गौर फरमाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अगर आपको पता है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं तो आपको खुद बता दूंगा, ऑलरेडी मैं बता भी दिया हूँ, अगला वाला वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पता है आपको कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, तो 28 का फाइनली आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा उपन्यास, ठीक है। किस विद्या की रचना है, तो उपन्यास है। अब देखो कुंवर नारायण कैसे कवि है, कुंवर नारायण कैसे कवि है, संवेदनशील कवि है ना, कुंवर नारायण संवेदनशील कवि है, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन इसी दुनिया में किसकी कृति है, इसी दुनिया में किसकी कृति है। इसी दुनिया में देखो कृति है वीरेंद्र डंगवाल की, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, इन्हीं दुनिया भी देता है, इसी दुनिया में भी देता है, ठीक है। तो देख लेना आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर एक। दुष्चक्र में सृष्टा भी आता है ना, ठीक है, तो याद रखना आंसर आपका ये नंबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन से देखते हैं, चौखट में बेटे को क्या नहीं आटता। चौखट में बेटे को ख नहीं आटता है, ठीक है, याद रखना 31 का आंसर होगा, 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, नहीं 1 मिनट, चौखट में बेटे को क्या नहीं आटता है, इसका आंसर होना चाहिए ख नहीं होगा, ए आपका ये वाला होगा, ए नंबर वाला होगा, कौन नहीं आटता है, ठीक है। चौखट में बेटे को कौन नहीं आटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में वर्ण विषय क्या है, बंगाल की प्रकृति। बंगाल की प्रकृति, देखो बंगाल की संस्कृति नहीं बल्कि बंगाल की प्रकृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है, तो जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के कवि है, बांग्ला भाषा के, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि यही है जीवनानंद दास, जो बांग्ला भाषा के कवि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। सबसे पहले तो रेनर मारिया रिल्के ये मतलब कि जर्मनी भाषा के, ये इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ये जर्मनी भाषा के कवि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो 34 का आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर होगा ए नंबर गीतात्मक है, कि क्या है गीतात्मक है, आंसर होगा ए नंबर गीतात्मक, ठीक है। ए नंबर वाला याद रखिएगा गीतात्मक।
अगला क्वेश्चन है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी। उर्वशी आंसर याद रखना, ए नंबर वाला। दिनकर को यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उर्वशी। ऑप्शन होगा ए नंबर वाला। देखो अगला क्वेश्चन आपका है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में धुई मुई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया? तो आप बहुत लोग कहेंगे अपनी बेटी के लिए, पड़ोसी की बच्ची के लिए, नहीं, जनता के लिए किया गया। अच्छे से देखिएगा तो इसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, जनता के लिए किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा क्या काम करती थी? देखो मंगमा का काम था दही बेचना गांव गांव जाकर। आंसर होगा सी नंबर। मंगमा थी तो मंगमा एक अंधविश्वासी थी, नास्ती नहीं बल्कि अंधविश्वासी थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सातकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार है? ये उड़िया भाषा के, सातकोड़ी जो होता है ये उड़िया भाषा के कथाकार है, सब लोग याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? ज्योतिषी ने मंगू के बारे में कहा था कि आने वाले अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। तो देखो आने वाले अगहन के महीने में मंगू अच्छी हो जाएगी, दिया कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए में यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहले दिन पार्वती को क्या था? देखो पहले दिन पार्वती को बहुत तेज बुखार हुआ था, पता है ना? पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्योंकि उनको बुखार हुआ था। पहले दिन पार्वती को बहुत तेज बुखार हो गया था जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है जी? तो क्या होगा, सीता होगा या फिर पार्वती होगा? आंसर क्या होगा? सीता होगा ना। चलो आंसर क्या होगा? 42 का आंसर आप लोग टिक लगाना। किस पर? हाँ, सीता पर टिक लगाना। देखो अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर, हिमालय शब्द की कौन सी संज्ञा? देखो हिमालय में कौन सा संज्ञा है? देखो पहचाने का आपको मैं बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। जो किसी खास व्यक्ति का नाम हो या फिर दुनिया में अकेला नाम हो, जैसे राम हो गया, एक खास व्यक्ति हो गया ना, राम एक खास व्यक्ति हो गए। गांधी जी हो गए, अब हर कोई गांधी जी थोड़ी ना बन सकता है। प्रधानमंत्री हो गए, अब हर कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन सकता है, लेकिन एक खास व्यक्ति का नाम हो गया नरेंद्र मोदी, यानी कि वो देश के प्रधानमंत्री है। जैसे हिमालय हो गया, हिमालय भी एक खास नाम है और अकेले नाम है। पटना हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 43 का आंसर याद रखना, बी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है? देखो मैं तो सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छे से देखो ऑप्शन में पुरुषवाचक। देखो क्यों पुरुषवाचक कैसे होगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। देखो मैं रामायण पढ़ता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं रामायण पढ़ता हूँ, अगर ता आ गया तो समझ लो लड़का है। अगर मैं रामायण पढ़ती हूँ अगर ती आ गया तो क्या हो गया? आपका लड़की हो गया। तो लड़की में ये तो पुरुषवाचक नहीं होगा, वो तो अलग ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ता है तो समझ लेना वो पुरुषवाचक है। तो देख लो एक और तरीका मैंने आपको बता दिया पहचाने का। ठीक है, ये तरीका बेस्ट है सबसे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है स्वर्ग का विशेषण क्या है? जैसे मित्र का मित्रता, पशु का पशुता, वैसे ही स्वर्ग का विशेषण क्या हो सकता है? तो स्वर्ग का विशेषण स्वर्गीय हो सकता है। जैसे पशु का मैंने बोला था ना, पशु का पाशविक हो जाएगा, मित्र का मित्रता हो जाएगा, ये सब हमने आपको बताया था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दो कारक के चिन्ह है, बताइए कौन कौन? सबसे पहले राम ने रावण को मारा, तो एक तो ने इसमें निकलेगा और दूसरा निकलेगा को। तो आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने और कर्म को, तो एक कर्ता आएगा और एक आएगा एक कर्म आएगा। तो इसका मतलब ए नंबर वाला ही आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, ये कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर संप्रदान के लिए प्रदान से जुदा, ये सब तो आप लोग याद किए होंगे पहले से। ठीक है, रट्टे होंगे तो याद होगा। ठीक है, तो वहीं से ये निकला है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? देखो जी वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो याद रखो बी प्लस उत्पत्ति, ए नंबर वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, विद्यार्थी शब्द में कौन से संधि है? देखो विद्यार्थी, देखो एक तरफ से आप विद्यार्थी नाम को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि होगा। क्योंकि संधि तो 3 प्रकार के होते हैं ना, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि में भी संधि होते हैं ना, इसलिए इसका आंसर आ गया आपका दीर्घ संधि। ठीक है, ये सब स्वर संधि के प्रकार है। अब देखो अगला क्वेश्चन
महात्मा में कौन समास है? महात्मा यानी कि महान व्यक्ति। महात्मा का मतलब क्या हुआ? महान व्यक्ति। तो अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कह रहा है महात्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? क्या अर्थ बताना है? मतलब समझ लो कि छाती पर मूंग दलना, इसका मुहावरा आपको बताना है। अर्थ का मतलब क्या हुआ? मुहावरा। तो बता सकते हैं 51 का आंसर क्या होगा? हाँ, समीप रहकर कष्ट देना। समीप रहकर भी कष्ट देना छाती पर मूंग दलने का अर्थ होता है। और एक और क्वेश्चन से आपका मुहावरा कि छक्के छुड़ाने, मुहावरे का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हिम्मत पस्त करना, हिम्मत पस्त करना। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न बताया उसको अच्छे से याद कर लेना। पूरा प्रश्न आपका फंस जाएगा और आराम से आप 100 में 85 ना मारना है, आराम से मार दोगे। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दे रहा हूँ, और एक दे रहा हूँ कि लेखक का नाम, पाठ का नाम। आपको याद करना बहुत जरूरी है, लेखक का नाम और पाठ का नाम। मानते हैं आपको याद होगा लेखक और साथ में पाठ का नाम, लेकिन आपको सभी लेखक का जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, कहाँ जन्म हुआ और कहाँ मृत्यु हुआ, ये तो आप लोगों को सबका नहीं याद होगा। इसलिए मैं आपको सब एक ही जगह आपको देने वाला हूँ। ठीक है, गद्य खंड का जितना भी है 12वां पाठ है गद्य खंड का और पद खंड का, दोनों का मैं अब दे रहा हूँ। ठीक है, और जितना भी देर लगेगा उसको अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो मिल जाए आपको। मैं सही सही वीडियो दूंगा, इसमें आपको उसमें आपको दूंगा। देखो मैं खुद से उसको लिखा हूँ, खुद से टाइपिंग किया हूँ, खुद से PDF को बनाकर मैं आपको अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि पहला पार्ट आपका हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा किस विद्या की है? तो एक प्रकार का निबंध है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऐसे ही आपको पूरे पाठ का मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो बाबू वीडियो का लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सूचना दो, वीडियो में कमेंट करके कि जय माँ सरस्वती लिख कर आप लोग सूचना दीजिए। ठीक है, सब लोग अगर वीडियो में कमेंट कर देंगे जय माँ सरस्वती तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया और वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हो। ठीक है, देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है।